नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 1 के अर्बनाइजेशन से और जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी फ़िलहाल पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 की महामारी है, बट ये मौका है हमारे देश के पास कि हमारे देश को, खास करके सिटीज़ को फिर से सेफ़ बनाया जाए, उन्हें साफ़ सुथरा बनाया जाए, रेजिलियंस क्रिएट की जाए, ताकि फ्यूचर में कोई डिज़ास्टर आता है, इवन महामारी आती है। आजकल तो फ्लड्स भी काफ़ी आने लगी हैं, क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो इन सब से आसानी से निपटा जा सके। अभी देखो, ऑलमोस्ट 461 मिलियन जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं, और अर्बन एरियाज़ जो हैं देश के, वो देश की जीडीपी में 63% कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडियन सिटीज़ कोविड-19 की महामारी से लड़ने में फ़िलहाल फ्रंट लाइन पर हैं। ज़्यादातर जो केसेस हैं, खास करके मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये 3 सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ से देश के 2/3 कोविड-19 के केसेस सामने आ रहे हैं। सिटीज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, वायरस ज़्यादा से तेज़ी से फैलता है, और महामारी को कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आवश्यकता ये है कि हम हमारे देश के सिटीज़ के बारे में एक बार फिर से सोचें। कुछ इश्यूज़ जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए, एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है रीथिंक वाटर। देखो, सिटीज़ में स्लम एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और देश में जो सिटीज़ हैं उनमें 152 से लेकर 216 मिलियन जो लोग हैं वो स्लम एरियाज़ में रहते हैं। स्लम एरियाज़ में आपको पता है आइसोलेशन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, पानी भी नहीं मिल पाता, क्लीन पाइप वाटर मुश्किल से मिल पाता है। तो इस वजह से पानी भरने के लिए लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। काफ़ी बार टैंक आता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तो देखो, वायरस के ट्रांसमिशन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए स्लम एरियाज़ में बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएं, खास करके वाटर। जो फिकी वाटर मिशन है ये फोकस करता है वेस्ट वाटर को रीयूज़ किया जाए, और इवन ग्रे वाटर को रीयूज़ किया जाए, ताकि पानी की बचत की जा सके और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज, इनको कंजर्व किया जा सके। इसके बाद बात करते हैं रीथिंक फूड एंड न्यूट्रिशन की। देखो, हमें फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में फिर से सोचने की आवश्यकता है। आज के समय में जो फूड इनसिक्योरिटी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी अरेंज करना मुश्किल साबित हो रहा है। वर्ल्ड की टोटल जितनी अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन है उसमें से 15.1% तो देखो इंडिया की है। आवश्यकता ये है, अभी महामारी की सिचुएशन में सरकार ने जो रिलीफ प्रोग्राम चलाया है उसे कंटिन्यू रखा जाए, और जो लोग छूट गए हैं, इन प्रोग्राम्स का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उन लोगों को भी अफोर्डेबल प्राइसेस पर फूड अवेलेबल करवाया जाए। इसके बाद है स्लम से संबंधित। स्लम्स को डीकंजेस्ट करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों की हेल्थ को सुधारा जा सके, उनकी वेलबींग को इंश्योर किया जा सके। इस दिशा में देखो, स्वच्छ भारत मिशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर देखो, ये कोविड-19 की महामारी 2014 से पहले आई होती तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि उस समय 60% हमारे देश की जनता ऐसी थी जो खुले में डेफिकेट किया करती थी। हैंड वॉशिंग के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ने हमारे देश में बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद राइटर ये कहते हैं, ओवरऑल भी देखो, हमें सिटीज़ के बारे में फिर से सोचने की आवश्यकता है। कैसे बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, बिल्डिंग्स इस प्रकार की बनाई जाएं कि कम से कम कार्बन एमिशंस हों, प्रॉपर डिज़ाइन का इस्तेमाल किया जाए, रोड्स ऐसी हों कि कंजेशन ना हो। रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए स्कीम्स वैसे तो अभी चल भी रही हैं, लेकिन इनकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। देखो, बहुत सारे जो सिटीज़ हैं, बहुत सारे देशों की जो सिटीज़ हैं, वहाँ पे अब सिटीज़ के कोर एरियाज़ में ट्रैफिक मूवमेंट को बिल्कुल बैन कर दिया गया है। सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है या फिर साइकिल्स अलाउड होती हैं। इससे ना सिर्फ जॉब्स जनरेट होती हैं, बल्कि
हवा भी साफ रहती है, पोल्यूशन कम होता है। तो अभी सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि देश की कुछ सिटीज़ जहाँ पे कंजेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, वहाँ पे जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री को बैन किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता रहे, इसके अलावा साइकिल्स चलती रहें। इससे ना सिर्फ जॉब्स जनरेट होंगी, पोल्यूशन कम होगा, बल्कि लोग फिट भी रहेंगे। ये देखो कुछ नया आइडिया नहीं है, इस आइडिया को ऑलरेडी वर्ल्ड की वेरियस सिटीज़ में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो आवश्यकता ये है कि अब इंडिया की सरकारें भी इस आइडिया को गंभीरता से लें। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया अर्बनाइजेशन से संबंधित। इसके बाद एथिक्स से संबंधित एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्कस द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर, व्हाई हैज सिटीजन चार्टर नॉट बीन ए सक्सेस इन इंडिया सो फार। बताइए। इस क्वेश्चन के जवाब में सबसे पहले आप सिटीजन चार्टर के बारे में बताओगे। सिटीजन चार्टर एक प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से रिटन कमिटमेंट होती है सिटीजन्स को कि आपको जो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उनकी क्वालिटी ये होगी और इतने समय में आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। जैसे देखो, आप एक बैंक में जाते हो तो आपको सिटीजन चार्टर दिखता है एंटर करते ही, उसमें दिया होता है इस ब्रांच में आप ये सर्विसेज अवेल कर सकते हो। आपको अगर बैंक अकाउंट ओपन करना है तो 10 दिनों का समय लगेगा, या फिर 5 दिनों का समय लगेगा, या फिर 1 दिन का समय लगेगा। नंबर चेंज करवाना है अकाउंट का तो इतना समय लगेगा। सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। तो अब क्वेश्चन उठता है, कौन से कोर प्रिंसिपल्स के आधार पर सिटीजन चार्टर को बनाना चाहिए। सबसे पहले अवेयरनेस, जनता को अवेयरनेस होनी चाहिए सिटीजन चार्टर के बारे में। सिटीजन चार्टर ऐसा होना चाहिए सिंपल टू अंडरस्टैंड हो, अकाउंटेबिलिटी हो। मान लीजिए टाइमलाइन दी हुई है सिटीजन चार्टर में, लेकिन उसके अनुसार काम नहीं होता है, तो उस सिटीजन चार्टर में ऐसी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किसको शिकायत की जा सकती है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और सिटीजन्स का एम्पावरमेंट होना जरूरी है, खास करके वल्नरेबल सेक्शंस का। ये सारे प्रिंसिपल्स आप लिख सकते हो। रीज़न क्या है अभी तक सिटीजन चार्टर फेलियर रहा हमारे देश में? पीरियोडिक एवोल्यूशन नहीं होता अथॉरिटीज़ के द्वारा। फ्रंट लाइन पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, उनको पता नहीं होता सिटीजन चार्टर कैसे डेवलप करना है या फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो लोग इसे क्रिएट करते हैं और जो लोग इंप्लीमेंट करते हैं, दोनों के बीच में डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है। सिटीजन चार्टर बनाने से पहले कंसल्टेशन नहीं होती जनता के साथ। एक साइज सबको फिट नहीं करता, मतलब एक डिपार्टमेंट का सिटीजन चार्टर सब पे अप्लाई नहीं होता। कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। डिजिटल लिटरेसी का लेवल काफ़ी कम है और कुछ गलती भी होती हैं तो चेंज नहीं किया जाता एम्प्लॉयज़ के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा। अवेयरनेस कम है जनता में। लैंग्वेज काफ़ी बार लोकल नहीं होती, इंग्लिश में होता है तो जनता को समझ में नहीं आता। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से फेलियर रहा सिटीजन चार्टर। कंक्लूजन में कह सकते हो सेकंड ARC ने रिकमेंड किया है हमारे देश में खास करके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए सर्वोत्तम फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।